गुड मॉर्निंग बेटा। बढ़िया हैं आप लोग। कल तक हम लोग बायोसेवर लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ाए थे। क्या था वो? फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड, यही पढ़ा था हम लोगों ने शायद। बिल्कुल सही है। तो आज इसका हम लोग केस सेकंड करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? केस सेकंड। मैंने बोला था दो केस लिखे थे हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर में बोल के भी गया था कि थोड़ा सा खतरनाक सा होने वाला है। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। इस आज के लेक्चर में आपको झलक मिलेगी कि आने वाले टाइम में हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या बड़े बड़े काम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलना है इस लेक्चर से बेसिकली। और आपकी पुरानी अकलमंदी की भी परीक्षा होगी आज। तो केस सेकंड क्या है? एट द एक्सिस ऑफ द लूप, जो लूप हमने कल बनाया था, अब कल निकाला था उसके सेंटर पर फील्ड, आज निकालेंगे उसकी एक्सिस पे फील्ड। तो एक्सिस पे फील्ड निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एक्सिस। ध्यान से सुनना, एक बार में बात समझ में आनी चाहिए। एक्सिस क्या है किसी लूप की? किसी लूप के सेंटर से पास होने वाली लाइन, किसी लूप के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो उसके परपेंडिकुलर हो। अजीब सा लगा क्या? किसी लूप के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो उसके परपेंडिकुलर हो। उसके किसके? लूप के परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल वही कल वाला लूप मेरे पास आज भी है। ये रहा लूप आपका। अब इसके सेंटर से, अभी मैं ऐसे रख देता हूं उसको थोड़ी देर के लिए। तो इसका सेंटर ये रहा। सेंटर से पास होने वाली लाइन और इस लूप के प्लेन के कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो वो ये बन गई। तो ये लाइन दिखिए आपको, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द लूप। तो हमने क्या बोला? एक्सिस पे पता करना है फील्ड। अब हमें एक्सिस पर, ये लूप ऐसे रखा है तो एक्सिस क्या होगी? ये होगी। थोड़ी सी छोटी है एक्सिस, ये आई थिंक दिख पा रही है। सेंटर से है और परपेंडिकुलर है लूप के परपेंडिकुलर मतलब लूप मेरा ये किस प्लेन में रखा है? अभी वाई जेड प्लेन में रखा है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि एक्स एक्सिस पे। अब बहुत ध्यान से सुनना, इतनी जल्दी बातें पता चल जाती है हम लोगों को। लूप रखा है एक्स वाई प्लेन में, एक्सिस कहां हो गई? जेड में। बन गई एक्सिस। हमें एक्सिस समझ में आ गई बात। चलिए, अब ये सब कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात की थी। कैसे निकलती थी? क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती थी। किसके क्रॉस प्रोडक्ट से? फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो आईडीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है। ये फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते थे। हमने एक बात आपको सिखाई हुई है, बहुत बार बताई भी हुई है कि दो वेक्टर अगर ए और बी हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। सुन लिया? अरे यही गोल्डन लाइन है, इसके समझे बिना बात खत्म होगी नहीं। और ये बचपन से पता है हमें, बचपन का मतलब हमारा 11th से पता है आपको, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। इसका मतलब मैं बोलूं यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी? वो इस आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और इस आर के भी परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन कोई मुश्किल वाली नहीं है, बस रिकॉल कर रहा हूं और रिकॉल करने के लिए इतना टाइम बहुत है हमारे लिए। क्या समझे? फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी और आर कौन था? पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात सीख गए? चलिए सीख गए तो इसको समेट देते हैं। खतरनाक सा एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। नजर पहनी, डायग्राम बड़ा बनेगा तो मेरे शुरू करते ही बनाने मत लगना, इसमें धीरे धीरे मैं एडिशंस करते जाऊंगा।
एक बात बता दूं, फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा उतना ही सुंदर डेरिवेशन समझ में आएगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बहुत सुंदर बने, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरा जो ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इनके बीच फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो उतना सुंदर नहीं बन सकता जितना आपकी कॉपी पर बन सकता है। वहां पर पेन और पेपर के बीच अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है। चलिए, तो ये एक लूप है और इस लूप को देख के आपको बहुत कुछ याद आता होगा कि ये लूप किस प्लेन में रखा है। ये YZ प्लेन में रखा है, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा। क्लियर है? जो डॉटेड पोर्शन है वो बोर्ड के पीछे है, जो सॉलिड है वो बोर्ड के बाहर है, और मैंने मान लिया इसमें ये रही करंट हमारी आई। करंट किस तरफ चल रही है आपको दिख गई होगी। इस लूप की खास बात यह है, इसका सेंटर ये रहा और इस लूप की जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल R। एक एक बात सुनते रहना, इस लूप की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। अब मुझे पूछा गया है इसकी एक्सिस पर फील्ड बताना है, तो पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। इसकी एक्सिस क्या होगी? सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर इसके। तो सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर इसकी ये हो गई, ये हो गई मेरी एक्सिस। देखिए लूप YZ में है तो एक्सिस ये कौन सी है? ये X एक्सिस हो गई है, और लूप की एक्सिस कौन सी है? डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज YZ प्लेन में है लूप, और ये एक्सिस कौन सी है? X। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना बाद में। ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड फाइंड करना है। ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड फाइंड करना है। स्टेप्स हमें याद हैं, क्या थे स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, उसकी वजह से फील्ड निकालते थे। और फिर मैंने एक बात बोली थी, वैसे फीलिंग तो ये आती थी, मैंने कल भी बोला था कि फीलिंग ये आती थी कि हम इंटीग्रेशन कर देंगे, एक एलिमेंट के लिए निकाला, लेकिन ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करते थे। क्या बताया था? पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करते थे और जनरली कहां लेते थे? पहले वाले के अपोजिट। दोनों के लिए डायरेक्शंस चेक करते थे, अगर डायरेक्शन सेम होंगी तो ऐड करेंगे, नहीं होंगी तो डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, तो कुछ और करेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो वो देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये सेंटर है मेरा O, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया है कितनी है? स्मॉल a है। दिख गई है? एक एक बात इमेजिन करते हुए चलना, बहुत स्लो मोशन में कराऊंगा ये डेरिवेशन में, बहुत स्लो मोशन में, आधे से ज्यादा पब्लिक बर्बाद हो जाती है इसके चक्कर में। देखना, ये लूप है, करंट कैसे चल रही, पहले करंट देख लेना। करंट अंदर से आ रही है, घूम के यूं चल रही है करंट। दिख गई? करंट ऐसे घूम रही है, इमेजिन कर लेना अपने हाथ में एक कड़ा वड़ा जो भी हो आपके हाथ में, वो निकाल लेना, करंट यूं घूम रही है। दिख गई? चलिए, मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत कुछ बातें नहीं है इसमें, छोटा सा एलिमेंट लिया। कहां पर लिया? लूप के एकदम टॉप पे। इसको इमेजिन करना मैं आपको सिखा चुका था एक बार, इसलिए यहां पर ले रहा हूं। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl। अब फील्ड निकालना कहां है? इस पॉइंट पर निकालना। इस पॉइंट का कुछ नामकरण कर लेते हैं, मान लिया इसका नाम कितना है? P है। थोड़ा दूर लिखा है मैंने, वजह रही होगी कोई ना कोई। चलिए, इस dl की वजह से इस P पॉइंट पर फील्ड निकालना है। फील्ड निकालना है तो मुझे क्या पता होना है? पहले से यहां से यहां तक की एक पोजीशन वेक्टर पता होनी चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा पोजीशन वेक्टर। क्या इसकी डिस्टेंस दे दी? r। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत छोटी सी बात, ये जो dl है, ये करंट एलिमेंट है idl, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी ये मैं सिखा चुका था। ये करंट यूं घूम के आ रही थी, ऐसे करके घूम के चल रही है करंट, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट बाहर आ रही है। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो करंट की आइडियल की डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड। आइडियल की डायरेक्शन किधर हो गई? आउटवर्ड। तो मैं इस आइडियल को, डायरेक्शन को किधर लिख दे रहा हूं? आउटवर्ड। ये मैंने अपनी हिंट के लिए लिख लिया, यानी कि आइडियल ये हो गया, ये हो गई आइडियल की डायरेक्शन।
क्लियर है? ये जो आर है, ये आर है, ये आर आपको दिख रहा है ये किस प्लेन पे? ये तो मेरी जेड एक्सिस में हो गई ना, जेड एक्सिस में हो गई। और ये आर जो है ये बोर्ड पे है, मेरे बोर्ड पे है का मतलब एक्स वाई प्लेन में है। किस में है? बहुत केयरफुली, एक्स वाई प्लेन में है। इस आर और इस डीएल के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? क्या सभी को दिख रहा है? जो मुझे दिख रहा है ये रहा आर और ये रहा डीएल। ये जो ब्लैक है ना, ये एरो का काम कर रहा है। डीएल बाहर है, आर इस तरफ है, एंगल कितना है? क्या सभी को दिख गया है? ऐसे दिखा दूं क्या सुंदर सा बना के? कितना है? 90 है। चलिए, तो मैं बायो-सेवार्ट लॉ की हेल्प से निकाल रहा हूं फील्ड एट पी ड्यू टू आईडीएल। इस करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगा? छोटा सा फील्ड होगा। बायो-सेवार्ट लॉ का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, याद है ना? चलिए, आईडीएल हो गया। ये थीटा क्या होता था, याद है कुछ आपको? अरे याद रखना ही चाहिए था। थीटा क्या होता था? आईडीएल और आर के बीच का एंगल। आईडीएल आउटवर्ड अभी मैंने दिखाया, आर ये रहा, एंगल कितना था? 90 था। तो आईडीएल और आर के बीच एंगल कितना बन गया है? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैं रख दे रहा हूं बीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर कहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है थी बात? ये आप भी लिख लेंगे। चलिए, एक काम तो हो गया मेरा, ये फील्ड निकला है। इसके बाद होती है फील्ड की डायरेक्शन निकालना। फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी बहुत खतरनाक काम है। यहां पर इतना भी नहीं है, इतना भी खतरनाक नहीं है तो आप सोच रहे हैं। करना क्या होता था? डीएल की तरफ फिंगर्स को रखना है राइट हैंड की, आर की तरफ लेकर आना है, इतना ही काम है ना। डीएल ये रहा, मैंने ट्रेस कर लिया आपकी हेल्प के लिए, वैसे बहुत इजी हो जाता है ये काम। और आर मेरा ये रहा, यही है ना डायरेक्शन सिचुएशन डीएल और आर की। मैं उठा के बाहर ले आया इसको उठा के, देखना आप बिल्कुल मैच कर लेना बिल्कुल। डीएल ये रहा आउटवर्ड, आर ये रहा। क्लियर? डीएल आर बहुत बार बोल लिया मैंने, अब नहीं बोलूंगा। क्या करना है? सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर को डीएल की तरफ रखना है। डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लिया। क्या सही रखा है मैंने? क्या बोला था दूसरा स्टेप? ये जो आपकी पाम है ये किधर रहनी चाहिए? सेकंड वेक्टर की तरफ रहनी चाहिए। और सेकंड वेक्टर ये रहा, सेकंड वेक्टर की तरफ रहनी चाहिए। पाम हो गई सेकंड वेक्टर की तरफ, दिख रही है? सेकंड वेक्टर नीचे जा रहा है, पूरा नीचे भी नहीं जा रहा है, थोड़ा पार्शियल झुका हुआ है। तो मैंने अपनी पाम को भी इसकी तरफ झुका लिया, फिस्ट को क्लोज किया, थंब ये आ गया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या ये वाई एक्सिस है? नहीं है। क्या ये एक्स एक्सिस है? नहीं है। ये थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये रहा मेरा फील्ड, थोड़ा सा टिल्टेड। बहुत सुंदर बनाइएगा। ये आ गया फील्ड। सुन पाए इतनी बात आप? अब मेरी बात अगली बारी सुनना। हमने अभी अभी बताया था आपको कि ये जो फील्ड होगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। डीएल तो मेरा आउटवर्ड है, आर, अब ये बात कुछ बच्चे थोड़ा सा इमेजिनेशन करना एक बार। कोई जेड एक्सिस में है, ये एक वेक्टर है जो जेड एक्सिस में है, और ये बोर्ड मेरा एक्स वाई प्लेन है। ध्यान से सुनना, इस प्लेन पर मैं कोई सी भी लाइन खींच दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस बोर्ड पर मैं कोई सी भी लाइन खींच दूं, कोई सी भी, लेकिन वो किस प्लेन में है? अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वो डेफिनेट है 100% की जेड के परपेंडिकुलर ही होगी। चाहे ये वाली लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, या ये हो, ये कोई भी हो वेक्टर, ये सभी इसके कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। यानी कि डीएल के परपेंडिकुलर आर भी है, डीएल के परपेंडिकुलर ये फील्ड भी हो गया। पता चला क्यों? बिकॉज फील्ड किस में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में। ये भी आ रहा था एक्स वाई प्लेन में, और ये तो किस में है? जेड में। यानी कि जेड, अरे इतनी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? फालतू में बोले जा रहा हूं।
दूसरी बात जो मुझे पता चली कि ये फील्ड जो है वो आर के भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। पता चल गई इतनी बात। टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या इसका इंटीग्रेशन कर दें हम अभी? टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या इसका इंटीग्रेशन कर दें? अरे नहीं, ठहरो अभी। क्यों ठहरो अभी? क्योंकि एक और बार मैं चेक कर लेना चाहता हूं क्या सभी फील्ड एक डायरेक्शन में आएंगे। तो मैंने क्या स्टेप बताया था, पहले वाले एलिमेंट के ठीक अपोजिट, पहले वाले एलिमेंट के ठीक अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट चूज करिए। पहले वाले एलिमेंट के ठीक अपोजिट मैंने एक दूसरा एलिमेंट चूज किया, दिस इज अनदर डीएल। अभी गंदगी यहां से हटा देते हैं हम, हटा दी। अब ये डीएल हो गया, इस डीएल की डायरेक्शन किधर होगी? फिर से आप इमेजिन कर सकते हैं, ये रही मेरे पास लूप, करंट यूं चल रही थी, बॉटम पे जैसे ही पहुंचेगी तो करंट अंदर जा रही है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो डीएल की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। तो इस डीएल की डायरेक्शन किस तरफ है? इनवर्ड है। इसके ठीक अपोजिट है, यानी कि डायमीट्रिकली अपोजिट है। तो हम इससे फील्ड निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने ली, ठीक है, कितनी हुई? आर। फील्ड निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे? आइडियल। अच्छा एक बात सुनना, यहां से यहां तक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या ये दोनों पॉइंट एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट हैं? जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, जो फील्ड जो एलिमेंट ये था वही एलिमेंट सेम ये है, तो क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा इसके लिए भी? फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर भी वही है, डीएल भी वही है, थीटा भी 90 ही है, तो फिर से टोटल फील्ड तो वही है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, डायरेक्शन चेक करना, ध्यान से देखना मेरी बात। डीएल इस बार किस तरफ है? अंदर है। आर किस तरफ है? आर थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ है, तो डीएल ये रहा और आर ये रहा। क्या दिख रहा है आपको? इमेजिन हो पा रहा है डीएल और आर? बिल्कुल परफेक्ट परछाई बन रही होगी कैमरे के एंगल से, पता नहीं क्लियर है? तो आपको करना क्या है, डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है, आर की तरफ ले जाना है, ले जाने की कोशिश करते हैं आर की तरफ। आपके सामने डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स रख लिया। क्या मेरी पाम आर की तरफ है? अभी अभी नहीं है। क्या अब आर हो गई है? मेरी पाम हो गई है आर की तरफ, फिस्ट क्लोज कर ली, थंब ये आ गया। थोड़ा सा ये भी टिल्टेड आया क्या? ये डाउनवर्ड टिल्टेड है, किस तरफ टिल्टेड है? डाउनवर्ड टिल्टेड है। ये तो गड़बड़ हो गई है। अब एक एलिमेंट की वजह से फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है थोड़ा, दूसरे की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे इसका मतलब कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो हमने क्या कर लिया था, दो एलिमेंट के देखा, फील्ड निकाला, तो फील्ड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। और डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब कहानी गड़बड़ हो गई है। अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अब दूसरा तरीका ढूंढना होगा तो इसके लिए थोड़ी सी अब हम क्लीनिंग करते हैं इसकी। अब चलिए ध्यान से देखना, अब मैं कुछ लेट करने जा रहा हूं। दिस एंगल मैंने मान लिया 5, कितना मान लिया है? 5 है। तो क्या ये वाला एंगल भी 5 होगा? पूछिए क्यों? दोनों पॉइंट्स, ये एंगल बनाए किसने? इन एक्सटर्नल डीएल्स ने बनाए, दोनों अपोजिट हैं। जो इसकी पोजीशन है वही इसकी पोजीशन है, पोजीशन का सेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये बनाएगा एक्सिस के साथ। ये मेरी एक्स एक्सिस, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब मेरी बात सुनना, जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं बता दूं आपको एक बार। फील्ड्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फील्ड्स के कंपोनेंट्स करके देखेंगे। इन दोनों फील्ड्स के कंपोनेंट करके देखेंगे, और कंपोनेंट करके देखने के बाद फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। एक मैंने बताया था ना आपको एडिशन का तरीका, जब हम लोगों ने 11th क्लास सीखी थी तब हमने वेक्टर्स को जोड़ने के तरीके बताए थे। एक पैरेललोग्राम रूल बताया था, ट्रायंगुलर रूल भी था एक,
पैरेललोग्राम था, उसके बाद कंपोनेंट्स मेथड से भी ऐड करते थे। तो अब हमारे पास कंपोनेंट मेथड से ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के कंपोनेंट्स करेंगे, फिर ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है। कंपोनेंट्स करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कंपोनेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, किसी का कंपोनेंट करना है तो एंगल पता होना चाहिए उसका किसी एक्सिस से। तो ये मेरा एक वेक्टर है dv, ये मेरी x एक्सिस है, तो मैं पहले तो एक y एक्सिस बना लेता हूं। ये रही हमारी y एक्सिस। सुन ली इतनी बात। क्या हमें इस dv का एंगल x या y में से किसी भी एक्सिस से पता है? अभी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं इस एंगल को फाइंड करने की कोशिश करता हूं। देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए पहले, फिर मैं बताता हूं। इस एंगल की वैल्यू बताइए पता करके कितनी होगी। दिख गया कौन से की पूछ रहा हूं मैं? इस एंगल की वैल्यू पता करके बताइए कितनी होगी। लगा दिमाग कुछ? थोड़ी सी ज्योमेट्री लगनी है, बहुत छोटी सी। बोलूं मैं? ये छोटा सा एंगल फाई है। अब मैं मिटा दूंगा एक बार करने के बाद। ध्यान से देखना, क्या ये वाला टोटल एंगल 90 है? बिकॉज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसमें से छोटा वाला फाई निकल गया, तो ये बचा कितना? क्या 90 माइनस फाई बचा? कौन से वाला? अब मैं हटा दे रहा हूं, जैसे करते जाऊंगा वैसे वैसे हटाते जाऊंगा। ये वाला कितना हो गया? 90 माइनस फाई। दिखा आपको इतना? अब फिर से कुछ दिखाऊंगा बड़े रूप में दिखाऊंगा। ये वाला एंगल क्या 90 है? मैंने अभी बताया था कि r और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, तो ये यहां से यहां तक टोटल 90 है। ये वाला 90 माइनस फाइव है, तो ये बच कितना गया? 5। फिर हटा दिया मैंने सब। क्या देख पा रहे हैं आप? आपको पता चला फाई एंगल कैसे आया? आई होप पता चल गया होगा। ये एंगल कितना आया फाई में? बाकी सब गंदगी मैंने साफ कर दिया, आप नोट कर लेना। मुझे गंदगी अभी अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनना है। आप चाहें तो मैं इसको बाहर निकाल के बना सकता हूं, लेकिन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक लग रहा है। सिमिलरली इस फील्ड का एंगल भी कितना आएगा? फाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि जहां से एंगल दिया हो वहां से आता है कॉस फाई। यानी कि इस वाले फील्ड के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो y डायरेक्शन में कितना आएगा? db cos फाई। x में कितना आएगा? db sin फाई। मैं बोलते जा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो मैं बोल के लिख दे रहा हूं db cos फाई, db sin फाई। ये किसके कंपोनेंट हो गए? इस वाले फील्ड के। दूसरे फील्ड की बात करते हैं, इसके कंपोनेंट करने की कोशिश करते हैं। इस फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या फिर से आप बोलेंगे db cos फाई? इस डायरेक्शन में x में कितना होगा? db sin फाई। अब हमें एक फीलिंग आ रही है, y डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आए, एक db cos फाई अपवर्ड, एक db cos फाई डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, नेट कितना हुआ? एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों इक्वल हैं, तो नेट कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर बात? अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव दोनों खत्म हो गए आपस में। बचे कौन से? x वाले कंपोनेंट बचे। इसका मतलब समझने की कोशिश करना। पंचलाइन, इस लूप पर हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उन सब का एक अपोजिट एलिमेंट होगा। जैसे कि इसका अपोजिट एलिमेंट ये होगा, मैं आपके सामने ये रख दूं एक लूप, तो इस पॉइंट का अपोजिट ये रहा, इसका अपोजिट पॉइंट यहां होगा। सिमिलरली इसका अपोजिट, मतलब डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स मिल जाएंगे हर पॉइंट के लिए। हर एलिमेंट के लिए एक डायगोनली अपोजिट एलिमेंट होगा, और वो अपोजिट एलिमेंट्स क्या कर देंगे? कॉस वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेंगे कौन से कंपोनेंट्स? एक्स वाले कंपोनेंट्स, यानी कि db sin फाई बच जाएंगे। मुद्दे की बात समझना। क्या बोला? जितने भी एलिमेंट्स इस पर हम लेंगे उन सबके y कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे कौन से? x वाले कंपोनेंट। क्या सभी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है? सभी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन, x का मतलब सब एक डायरेक्शन में है, यानी कि
हमें फील्ड एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन वो कौन सा फील्ड मिल रहा है? डीवी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डीवी साइन फाई। तो मैं यहां पर पंच लाइन लिखने की कोशिश करूंगा। क्या लिखने की कोशिश करूंगा? दी वाई आपको भी लिखनी है, दी वाई कंपोनेंट ऑफ द फील्ड्स, लिखते रहिएगा, द वाई कंपोनेंट ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू डायगोनली, डायगोनल नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? डायमीटर, ड्यू टू डायमीट्रिकली अपोजिट स्मॉल एलिमेंट्स। क्या बोले हम शुरुआत से? क्या बोले? जो भी बोले थे देख लेना, चेक कर लेना मैंने क्या बोला। द वाई कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड ड्यू टू diametrically opposite elements will cancel each other and the net field will be due to the x components only, तो नेट फील्ड की बात आपने लिख ली होगी इसके बाद। तो नेट फील्ड क्या बना हमारे पास? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? अब किनको ऐड करेंगे हम? क्या dv को ऐड करेंगे या dv sin फाई को? सभी फील्ड में कौन सा कंपोनेंट बच रहा है? सिर्फ dv sin फाई बच रहा है, इसको ऐड कर देंगे, यानी dv sin फाई का इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? पूरा नेट फील्ड मिलेगा। पूरी अब तक की कहानी जर्नी को रिपीट करूंगा बहुत शॉर्ट में। लूप लिया, लूप के लिए एक एलिमेंट लिया, फील्ड निकाला, फील्ड की डायरेक्शन निकालना आई होप आप सीखे। सबसे पहले तो यही बताना कि फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखे क्या? फील्ड की डायरेक्शन जैसे निकालाई तो मैंने कहा कि एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन कहीं इधर उधर और तो नहीं जा रही है। ऐसा क्यों करते थे वो मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं। तो मैंने जैसे ही इसका डायगोनली अपोजिट, बार गलत बोलता हूं, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट लिया तो फील्ड की डायरेक्शन वाकई में अलग आ रही थी। तो हमने कहा कि अब इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो ऐड करने का दूसरा मेथड ढूंढा हमने, वो था कौन सा? कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड किया हमने, जैसे ही कंपोनेंट किए इसके कंपोनेंट करने पता चला कि वाई वाई कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही वो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे कौन से? सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स बचेंगे। यानी कि चाहे कोई सा भी डीएल लूं मैं इस लूप पर, सभी डीएल की वजह से सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच रहा है फील्ड का, वो अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग था यहां पर। वैसे इसको क्या बोलते हैं? अलोंग द एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस के अलोंग है, लेकिन वो कंपोनेंट है कौन सा? डीवी साइन फाई। तो नेट फील्ड निकालने के लिए जब ये तो आपस में कट ही जाएंगे तो बचेगा कौन? ये। तो मैं सिर्फ इन्हीं को ऐड करूंगा, इन्हीं को ऐड करूंगा, मतलब क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन कर दिया तो डीवी की वैल्यू पता है मुझे, साइन फाई आपको क्या यहां से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं आप साइन फाई, अभी निकलवाते हैं आपसे। चलिए, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? बहुत सुंदर सा डीवी, मतलब इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। समझ लगी बात? अब साइन फाई की वैल्यू, कोई ट्राइंगल यहां पर दिख रहा है, ये फाई है, ये ट्राइंगल है, नजर रखना पेनी, नंबरिंग नहीं करें हम, ये ट्राइंगल दिखा आपको, फोकस होना चाहिए इस ट्राइंगल पे। अरे अब तो दिख गया होगा इतनी देर में, तो नजर सिर्फ यहां पर। अरे साइन फाई की वैल्यू बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कैपिटल आर, हाइपोटेनस स्मॉल आर, रख देंगे वैल्यू, और वैल्यू रख देंगे तो यहां पर रख दी, देखिए हमने b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। जो भी टर्म कांस्टेंट है इसमें इंटीग्रेशन के बाहर खींच लीजिए, तो इंटीग्रेशन के बाहर खींच लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये स्मॉल आर कांस्टेंट है या नहीं है? ये एक और बात समझाने वाली है मेरी, क्या स्मॉल आर कांस्टेंट है या नहीं है?
कई तरीके से समझ सकते हैं इसको, हम कई तरीके से समझ सकते हैं। एक जो फीलिंग वाला तरीका होता है वो ये होता है, ये रहा मेरा लूप, आपको भी दिख रहा था, ये रहा वो पॉइंट, एकदम बिल्कुल ऐसे समझिएगा जैसे ये लूप YZ प्लेन में रखा है, समझ गए बात? ये लूप कहां रखा है? YZ प्लेन में। इसके सभी पॉइंट्स पर, इस लूप के सभी पॉइंट्स पर x कैसा है? सेम है क्या? क्यों सेम है? अरे YZ में है तो इसका मतलब x चेंज नहीं हो रहा, यही तो YZ प्लेन का मतलब हुआ। वो प्लेन जिसपे x चेंज ना हो उसको YZ प्लेन बोलते हैं, पता है ना? तो इसके सभी पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट सेम है। अब यहां से x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका भी x कोऑर्डिनेट, जो भी ये पॉइंट तो हमने फिक्स कर दिया था, क्या नाम था इसका? P पॉइंट था। ये भी P है, इसका इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x वाला मान लिया कुछ है 10 सेंटीमीटर, जो भी है, इन सब के लिए भी x सेम है। तो क्या सभी के लिए r भी सेम ही होगा? यहां से यहां तक की फिर डिस्टेंस सभी की तो सेम हो गई। कुछ पल्ले लगी बात? ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था, अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है बिना दिखाए। क्या बोला? इस लूप पर x की सभी पॉइंट्स पर, किसी भी पॉइंट पर देख लो, चाहे यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, x कोऑर्डिनेट सेम है। अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो इस P पॉइंट को देखें, यहां का भी x कोऑर्डिनेट कोई फिक्स होगा, कितना होगा? मैं अगर देखूं तो a डिस्टेंस पर कोई फिक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो x कोऑर्डिनेट यहां भी फिक्स है, ये भी x चेंज नहीं हो रहा, ये भी x चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इनके बीच का सेपरेशन भी चेंज नहीं हो रहा। बहुत क्लियर कट बात थी। तो इसका मतलब स्मॉल r कैसा है? कांस्टेंट है। स्मॉल r कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर खींच लिया, इंटीग्रेशन के बाहर क्या ये r क्यूब हो गया है, खींच के आ गया बाहर, अंदर बच गया सिर्फ dl। हटा दें इसको, इधर वाली लाइन हटा दे रहे हैं। चलिए अब फिर से, जब स्मॉल r कांस्टेंट है तो स्मॉल r की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r की वैल्यू निकल रही है कितनी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो निकाल लीजिएगा स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट का, पाइथागोरस थ्योरम आती है उम्मीद है, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगी। अब अंडर रूट को अपन क्या लिखते हैं? अंडर रूट को क्या लिखते हैं पता है? पावर 1/2। अंडर रूट को क्या लिखते हैं? पावर 1/2। रख दीजिएगा यहां पर, तो b की वैल्यू कितनी बन गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i कैपिटल R अपॉन r क्यूब का मतलब क्या हुआ? r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो मैं r की वैल्यू रख रहा हूं अभी, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका क्या करना है मुझे? क्यूब करना है। तो क्या ये 3/2 पावर हो गई? पावर पे पावर मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो पावर हो गई 3/2। और इंटीग्रेशन में क्या बचा है? dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब आपको पता है सरकमफ्रेंस होती है, तो सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r। अच्छे से लिख लीजिए, सुंदर सा बना के इसको। खत्म हो गया हमारा डेरिवेशन, निपट गया है। अब इसको सुंदर बनाना बचा है बस। b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कुछ काट पीट कर लें, काट पीट कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पे आंसर बोल सकता हूं, आप जैसा मर्जी काटना पीटना चाहें कर लें, मुझे कुछ और बनाना है इसका। 2 ये रहा, मैं सब बहुत ध्यान से, 2 ये रहा, i पाई और कैपिटल R यानी कि r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया है मेरी तरफ से फाइनल आंसर अभी के लिए। क्लियर है? यहां पे इसको लॉक कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद डायरेक्शन बोलिए किधर आई है? क्या एक्सिस के अलोंग आई है? तो इसको मैं लिख देता हूं अलोंग दी एक्सिस। ये हो गया आपका डेरिवेशन समाप्त। बेसिकली अगर बोलें तो डेरिवेशन है बहुत छोटा सा, कितने स्टेप है? बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, डरना बिल्कुल नहीं। और आज के आज इसको 2 बार रिवाइज कर लेना, आज के आज 2 बार। रिवाइज कैसे करना है? एक बार मैंने पढ़ा दिया, आपने नोट कर लिया, कॉपी बंद करिए,
शुरू हो जाइए। एक बार आंख बंद करके, एक बार में ना हो तो बात करना। हटा रहा हूं सब कुछ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है इस लेक्चर की आज। फिर लिखा हुआ है अलोंग दी एक्सिस। ये कहानी हो गई आपकी। अब इसको कुछ मोड, इसको बॉक्स में बंद कर लिया होगा आपने, ये लीजिए। अब इसको कुछ सुंदर फॉर्म में बना रहा हूं मैं, उस फॉर्म में जिसकी हमें जरूरत है। ध्यान रखना, अब ये यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया। मैं एक बार लिख देता हूं फॉर। अगर ये लूप बहुत छोटा होता तो, अगर ये लूप बहुत छोटा होता मतलब रेडियस कैसी होती, बहुत छोटी। रेडियस ये बहुत बार कर चुके हैं ऐसी कहानी। रेडियस छोटी होगी तो इस टर्म में कैपिटल आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फॉर स्मॉल लूप। एक एक बात ध्यान से सुनना, स्मॉल लूप के लिए कैपिटल आर स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बी कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन, आर स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ए क्यूब। दिख गया इतना। कल के ही लेक्चर से एक और बात उधार ले ली। इफ, क्या बात उधार ले ली, ये तो बन गया आपका कब के लिए। बॉक्स में सब बंद करते जाइए, एकदम सब कुछ बॉक्स में बंद करते जाइए, कीमती हैं सब बातें। अब कह रहा हूं अगर ये लूप में टर्म्स होते n, तो कल भी सिखाया था n टर्म्स होंगे तो क्या कर देंगे, उस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, फॉर कॉइल ऑफ n टर्न्स। n टर्न्स की कॉइल के लिए फील्ड कितना बन गया, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, n से मल्टीप्लाई कर दिया n आई पाई आर स्क्वायर अपॉन ए क्यू। यहां तक नोट हो गया आपका। अब जरूरी बात है जो हम यहां से सीख रहे हैं, इसमें एक टर्म लिखा है पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर को आप जानते हैं क्या कहते हैं, इस पाई आर स्क्वायर को आप जानते हैं क्या कहते हैं, एरिया। लूप का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हटा रहा हूं ये सब कहानियां आप। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। आगे बढ़ाए अब हम, और बी को क्या लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई, और दिस वन इज एरिया अपॉन ए क्यू। एक फीलिंग आ रही होगी हम लोगों को, शायद अभी कम आ रही है, एक फीलिंग और आती है, मैं बताता हूं। इस एन आई ए जो एक टर्म लिखा हुआ है, इस एन आई ए को हम एक नाम से जानते हैं, अभी आपको बताएंगे आगे। बहुत फेमस नाम है, पूरे बचे हुए कहां चैप्टर्स में वो कहां बहुत यूज होने वाला है आगे। इस एन आई ए को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। हियर एन आई ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक में एक खा गए हम, हमें पता चल गया है क्या खा गए हैं, कुछ नहीं खा गए। एनआईए में, एनआईए को बोलते क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। एम से डिनोट करते हैं, ये भी हटा दे रहा हूं मैं। अब मेरी लड़ाई इसी से होने वाली है बस। अब इस एम के बारे में कहा, ये माना गया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूले को रिप्लेस कर दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि M अपॉन ए क्यू। ये बन गया मेरी नजर में अच्छा फॉर्मूला।
पहले डेरिवेशन खत्म हो चुका है, जहां पर मैंने पहली बार बॉक्स बनवाया था वहीं तक डेरिवेशन करना है आपने। पहले बता दूं, घबरा मत जाना कि 3 पेज का डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन वहीं समाप्त हो गया है। ये हम बस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन कुछ और बताने के लिए कर रहे हैं। क्या क्या बता दिया है, सब समझ गए बात। ये फॉर्मूला बहुत गोल्डन है, m इक्वल्स टू एन आई, बहुत रिक्वायर्ड है ये फॉर्मूला आने वाले टाइम में। तो जितनी बातें बन रही हैं सब याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा याद रखनी है, m इक्वल्स टू एन आई। फाइनली ये तो बहुत इजी हो गया याद करने के लिए। क्या ये इजी हो गया है? अब ये किसी लूप की एक्सिस पर फील्ड कितना होता है मैं हमेशा इस फॉर्मूले से याद रखता हूं। वो इतना बड़ा मुझे याद ही नहीं होता कभी, लेकिन इससे वो बना जरूर लेता हूं। क्या इससे वो बना नहीं सकते हम? आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बड़ी चीज याद रहती है आसानी से, छोटी छोटी चीजें याद रह सकती हैं। तो ये छोटी फॉर्म बन गई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरी मैग्नेटिज्म में चलता रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद रहता है। 2m अपॉन ये a क्यूब है, ये a क्या था? एक्सिस से डिस्टेंस, कितनी एक्सिस पे डिस्टेंस थी वो था। तो ये ज्यादा आसान है। अब आपको छोटा फॉर्मूला ये भी याद है, m इक्वल्स टू एन आई ए, तो m की जगह क्या रख देंगे? एन आई ए। एरिया क्या आपको याद होता है लूप का? पाई आर स्क्वायर। तो क्या एक एक स्टेप पीछे जाके हम पूरा बड़ा फॉर्मूला बना लेंगे? उससे ये ज्यादा बेटर है। मेरी बात समझ रहे होंगे? तो पहली बात तो याद इसको रखना है मेरी नजर में, अगर मेरी बात मानते हैं तो इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, ये कुछ रिजेंबल कर रहा है, ये एक रिजेंबलेंस दे रहा है मुझे। एक फॉर्मूला याद आता है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा याद करिए, क्या होता था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। याद आ रहा है किसी को? डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर फील्ड हुआ करता था, हम लोग बोलते थे के ई या 2 p अपॉन आर क्यूब, ऐसे बोला करते थे। के का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। आर मतलब एक्सिस पे डिस्टेंस हुआ करती थी। जरा रिजेंबलेंस देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1 अपॉन ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, 2 वहां भी है 2 यहां भी है, बिल्कुल मैच कर रही है कहानी। एक्सिस की डिस्टेंस का क्यूब यहां भी है, एक्सिस की डिस्टेंस का क्यूब यहां भी है, साथ में ये भी मैग्नेटिक मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट था। दोनों चीजें रिजेंबल कर रही हैं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं, कंक्लूजन बोल रहा हूं कि कोई करंट, बहुत पंचलाइन है, बहुत बड़ी पंचलाइन बोल रहा हूं चैप्टर के लिए, कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एज ए डाइपोल। सुना एक बार शांति से, बोलते बोलते मैं थक गया हूं। कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एज ए डाइपोल, लेकिन कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। पंचलाइन लिखिएगा, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। लिख ली बात इतनी आपने? आई होप लिख ली है। चैप्टर की सबसे बड़ी गोल्डन लाइन, करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। डाइपोल का मतलब आप जानते हैं इसमें 2 पोल्स हो। अब मैग्नेट में बोले तो 2 पोल, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। इसका मतलब किसी भी लूप में अगर करंट होगी तो उसके पास 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सुन ली इतनी बात? अब ये बात इतनी गोल्डन आखिर है क्यों? ये लाइन इतनी गोल्डन इसलिए है कि ट्रेडिशनली समझते हैं, अरे समझते ही हैं, ऐसा माना जाता है कि किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म आती है किसी भी मटेरियल पे, जैसे कि मैंने बोला कि आखिर मैग्नेट क्यों है? अरे ये क्या बात कर दी, मैग्नेट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस पंच लाइन। हाँ, इसके बारे में बात करनी है हमें अगले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में, जिसका काफी पोर्शन हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से इस बार। बट मैं क्या बोला अभी, इस पंच लाइन की हेल्प से ही हम मैग्नेट्स की गुत्थी सुलझा पाए कि आखिर कोई मैग्नेट क्यों है। वो इसी वजह से है। किस वजह से? बिकॉज उसके अंदर, अरे हम ट्रेडिशनली क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब करंट बना रहे हैं। कोई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? करंट बनाता है।
तो मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं। कौन से, करंट वाले लूप्स। और वो करंट वाले लूप्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म कहां से आती है, इस वजह से आती है। सुन ली, पंच लाइन भी लिख ली, आई होप लिख ली है, हटा रहा हूं सभी कहानी। अब वापस से मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार लिख देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया था हमने m से। अब इसकी कुछ 2-3 पंच लाइन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, m इक्वल्स टू NIA। यूनिट बना सकते हैं आप यहां से। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोई यूनिट नहीं है। I इज द करंट यानी एम्पियर, एरिया इज द मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी बन गई यूनिट। क्लियर इतनी बात। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। अब एक और नई लाइन, एक और नई लाइन, वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो एरिया वेक्टर की होगी। अब फिर से कहानी इंटरेस्टिंग होगी, आज बहुत सारी डायरेक्शंस बनने वाली हैं, इनको लास्ट में कवर अप भी करूंगा एक साथ मिला के। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वो है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम पहले भी सीख चुके हैं एक बार फर्स्ट चैप्टर में, गॉस थ्योरम के टाइम पर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा होता था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर छोटा सा ट्विस्ट है, वहां पर तो एक बड़ा सिंपल सी कहानी थी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते थे हम। क्या लेते थे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब ये लूप है मेरे पास, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर तो होगा, अब आउटवर्ड कौन है मुझे नहीं पता। तो उस आउटवर्ड के लिए एक कन्वेंशन है। ये एक लूप है, इसमें ये घूम रही है करंट, ये क्या घूम रही है, करंट। अब सब चीजें, अभी घबराना बिल्कुल नहीं, रुक जाना, हम हैं आपके साथ, खत्म करा के ही बात खत्म करेंगे। जब आपको पूरी बात सिखा देंगे तभी मानेंगे, ऐसे घबराना नहीं बिल्कुल भी, देख के डरना नहीं है। तो डायरेक्शन मैंने क्या बताई, वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होगी, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही m की डायरेक्शन होगी। अभी तक की कहानी मैंने सुन ली है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही पुराना तरीका, एक ही तरीके से सिखाता हूं। लूप में जैसी करंट घूम रही है वैसी ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दीजिए, वैसी ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दीजिए, थंब आ गया, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो एरिया वेक्टर किधर हुआ, क्या आउटवर्ड हो गया। क्या ऐसे ही हमने फील्ड निकालना सीखा था, तो अब किसकी किसकी डायरेक्शन सेम हो गई है। जैसे फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं लूप में, वैसे ही एरिया वेक्टर की भी निकालते हैं, और एरिया वेक्टर की जो होगी वही किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो 3 लोगों की डायरेक्शन एक तरीके से जोड़ दी है हमने अभी, 3 लोगों की। कौन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, लूप के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और कौन बचा, मैग्नेटिक मोमेंट। तीनों की डायरेक्शन सेम होती है। पंचलाइन बना लीजिएगा, किसी भी लूप के लिए लिख लेना, किसी भी लूप, अरे हिंदी में क्यों लिखेंगे, जैसे मर्जी लिख लेना, किसी लूप के लिए एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। पंचलाइन बन गई आपके पास। एक बात बताएं, ऐसा मत समझना कि इसका अब यूज नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में इन्हीं बात का यूज है। और जो बच्चा इन बातों को याद रख पाया, आने वाले चैप्टर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कामयाब होगा इस पूरे मैग्नेटिज्म में, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही कामयाब होगा। चलिए अब मैं कुछ डायरेक्शंस आपसे पूछ लूं एक बार फटाफट से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया है, कल ही बताया था। क्या करना है, जैसी करंट घूम रही वैसे हाथ को घुमाना है, वैसी फिंगर्स को घुमाना है। चलिए डायरेक्शन पूछ रहा हूं जल्दी से। ये तो अभी भी पूछा था, ये रही करंट। आप मुझे बताइए
फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द एक्सिस एट द सेंटर, दो हो गए, फाइंड डायरेक्शन ऑफ दो हो गए, तीसरा ये फील्ड का हो गया था, दूसरा है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। इन सब की डायरेक्शन के लिए काम एक ही करना है, चाहे इनमें से कोई सी भी पूछी जाए, चाहे एक्सिस पर फील्ड पूछा जाए, चाहे सेंटर पे पूछा जाए, चाहे एरिया वेक्टर, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करना है एक बार फाइनली सुन लेना, लूप के परपेंडिकुलर अपना राइट हैंड रख लेना है और जैसी उसमें करंट घूम रही है वैसे ही फिंगर्स को घुमा देना है। तो लूप के परपेंडिकुलर मैंने हाथ रख लिया, ये देखिए लूप के परपेंडिकुलर रखा है मेरा हाथ, दिख गया। अब मुझे फिंगर्स को घुमाना कैसा है, जैसे करंट घूम रही है। अब इसमें करंट में ऐसे घुमा ही नहीं सकता, मुझे हाथ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा लिया मैंने। क्या इसमें करंट ये ऐसे घूम रही थी क्लॉकवाइज, तो मेरी फिंगर्स भी मैंने कैसे घुमा दी क्लॉकवाइज। थंब कहां है, इनवर्ड है, तो सबकी डायरेक्शन, इन सब का आंसर क्या है, इनवर्ड। अरे कोई कंफ्यूजन रह गया क्या दिमाग में? एक तो कल सीख ही चुके थे ना, तो अब बातें चार आ गई, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, तरीका एक ही है, सामने है। इन सब का आंसर क्या हुआ, इनवर्ड। सीख गए हैं, सीख गए। चलिए एक और बात, फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग लूप। किसी करंट कैरिंग लूप के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती हैं वो भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है। ये लूप रखा हुआ है, ये रही इसमें करंट दिख गई है। अब इसकी फील्ड लाइंस, ये इसका सेंटर है, लूप का सेंटर है। लूप रखा किसमें है, YZ प्लेन में रखा है। फील्ड लाइंस की बात करेंगे, कैसी होती हैं, दिमाग में रख लेना एक बार, समझ गए। इस लूप की वजह से, अच्छा आप पहले तो ये बता दिए, इस लूप की वजह से मैं आपसे पूछूं फील्ड किधर होगा, सेंटर पे या एक्सियल लाइन पर, किस तरफ होगा, तो आपका जवाब होगा सर जैसी करंट घूम रही है वैसे ही फिंगर्स को घुमा दूंगा मैं। वैसे ही फिंगर्स को घुमा दिया तो थंब किधर आ गया है, राइट साइड, फील्ड होगा राइट साइड। सेंटर से ऊपर बढ़ गए तो फील्ड लाइंस थोड़ी सी कर्व होने लगती हैं, नीचे आ गए तो नीचे की तरफ कर्व होने लगती हैं। अब ये ऐसे समझो, पता नहीं मुझे, ये सेंटर है, सेंटर वाली फील्ड लाइन स्ट्रेट है, सेंटर से जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये ऐसे करके मुड़ जाती हैं, दिख रही है, मैंने कुछ स्टिक खराब कर दी है अपनी, ये ऐसे मुड़ने लगती हैं और घूम के वापस आती हैं, लूप बनाती हैं। ये क्या करती हैं, लूप बनाती हैं, ये घूम के वापस आएगी। ऐसे ही जो नीचे वाली है वो कैसे घूमती है, वो ऐसे घूम के वापस आती है और ये इसके अंदर से जा रही होती हुई, लूप के अंदर से कुछ इस तरीके से, इमेजिन कर पाना। अब ये घूम के क्या करेंगी, वापस यही आएंगी। अब जो इसके पास होती है एंड के, वो घूम के देखो इसमें से एंटर हुई और घूम के वापस पहुंच गई। ये मैं दिखा सकता हूं इजीली, ये देखिए यहां से आई, इतनी दूर से क्यों आई, छोटी वाली है, यहां से आई और घूम के वापस हो गई। बात समझ गए। ये दो कुंडल से पहना दी है हमने इसको, फील्ड लाइंस जाती हैं, एंटर कर जाती हैं वापस। ये सभी लूप्स बन रहे हैं, सभी क्या बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं, यानी कि फील्ड लाइन यूं एंटर करती हैं वापस आती हैं, एंटर करती हैं वापस आती हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप ऐसे बताना तो मैं और भी कुछ चाह रहा हूं इसमें, लेकिन आई होप इतना आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा, पचेगा नहीं आपको। फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज डेरिवेशन करवाया, उसके बाद जितनी बातें बताई हैं वो सब हमारी पढ़ाई के लिए जरूरी है।
अंतर समझना। अब आपको डिसाइड ये करना है कि केवल पेपर के हिसाब से पढ़ना है तो वही रुक जाइए, लेकिन फिर अगले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी एक बात है आपसे कहने की कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मन तो मेरा कर रहा है कि एक बात और बता ही दूं। चलिए क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर बात करते हैं। बताने का मन तो हो रहा है, बता दें क्या? छोड़ो, आप बोलोगे सर मैं आज तो अति लगी। एक क्वेश्चन होमवर्क का दे के जा रहा हूं, लिखिएगा आप क्वेश्चन। टू circular coils of same radius नहीं करते हैं, मजा नहीं आएगा फिर। ऑफ रेडियस r and 2r have their centers पहले मुझे लिख लेने देना, सही बनेगा तो बोलेंगे करना, तसल्ली रखना। have their centers at -r,0 and r,0 have centers at -r,0 and r,0 carries a current I। दोनों में ही कितनी करंट है? I करंट है। The direction of current, खतरनाक होते जा रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इसकी लैंग्वेज वैसे खतरनाक होते जा रहा है। The direction of current in both the loops is clockwise for an observer at the origin. For an observer at the origin. Find net field at his location. Find net field at his location. घबराना नहीं। दो सर्कुलर कॉइल्स की जगह लूप कर ले रहे हैं, कॉइल के लिए भी टर्म्स भी देने पड़ते। टू सर्कुलर लूप्स, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है। हैव देयर सेंटर्स, एक का सेंटर -r,0 पर है, एक का r,0 पर है। कैरीज ए करंट I, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स इज क्लॉकवाइज फॉर एन ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन। फाइंड नेट फील्ड एट हिज लोकेशन। हिज लोकेशन मतलब ऑब्जर्वर की लोकेशन पर। ऑब्जर्वर कहां बैठा था? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर नेट फील्ड बताना है। उम्मीद है आप बता पाएंगे। करिएगा अटेम्प्ट और फिर मुझे भेजिएगा आंसर विद डायरेक्शन। एक बात और बताइएगा फाइनली कि क्या डेरिवेशन समझ में आया, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।